हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपना एक सीरीज कर रहे थे बीपीएससी 110 का, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट 5 यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू असाइनमेंट क्वेश्चन करा दिया है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन तो पता ही नहीं चला। तो जो जो टॉपिक मैंने टिक करके रखा है या आपको मैं बताती जा रही हूँ, बता रही हूँ, वो सभी आपको करना है। उन्हीं में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? तो आप उन टॉपिक को पढ़ के अपना एग्जाम देकर आ सकते हो, ठीक है? अगर आपको पीवाईक्यू वगैरह चाहिए तो गूगल पे सर्च करना बीपीएससी 110 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करके आप अपना पीवाईक्यू खोल सकते हो, ठीक है? 2-3 साल का आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, वहां से आप खुद देखोगे तो एनालाइज कर सकते हो कि जो जो टॉपिक मैंने टिक करके रखा है उन्हीं में से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है जी? ओके, तो बीपीएससी 110 के अंदर हमने 5 यूनिट तक कवर कर लिया था। तो आज हम बीपीएससी 110 के अंदर यूनिट 6 से लेके यूनिट 8 तक कंप्लीट करने वाले हैं, और कल एक और लेक्चर होगा एंड देन फिर आपका पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आप सीधे एग्जाम में जाके पेपर देकर आ सकते हो, ठीक है जी? ओके। तो आपको यूनिट 6 निकालना है। यूनिट 6 के अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सिर्फ एक ही इसके अंदर क्वेश्चन बनता है, कल्चर डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आप टिक कर लो कि भाई हाँ, इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ठीक है? तो यूनिट 6 अपनी बुक निकालो और इसके अंदर आपको ये वाला जो टॉपिक है इसको क्या कर लेना है, स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है जी? तो अपना स्टार बड़ा स्लो बन रहा है, पता नहीं क्या ही बन रहा है, बट ठीक है यार, तुम बना लेना थोड़ा सा ठीक सा। तो कल्चर डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपको टिक करना है और इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। अब आप कल्चर डायमेंशन लिखोगे उससे पहले आपको ग्लोबलाइजेशन बताना है क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे इंडिपेंडेंस बढ़ती है किसके, लोगों के बीच, रीजन्स के बीच, कंट्रीज के बीच। कंट्री क्या होती है, आपस में बहुत ज्यादा इंटरडिपेंड हो जाती है और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है आपस में। यहाँ पे फ्लो ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़, मतलब लोग बहुत ज़्यादा एक से दूसरे देश जाते हैं। आइडियाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं। एक से दूसरे जगह पे क्या हो रही है, चीज़ें जा रही है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट बढ़ रहा है। तो ग्लोबलाइज़ेशन कहीं न कहीं क्या करता है, जो फ़ॉरेन ट्रेड है, उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी चीज़ क्या होते हैं, एक्सचेंज होता है। तो ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बड़ा टर्म है जिसका अलग-अलग एस्पेक्ट है, सोसाइटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर एक एस्पेक्ट में ये हमारा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? तो आपको कल्चर एस्पेक्ट के बारे में ही इस क्वेश्चन के अंदर बताने का है, ठीक है? तो आप एक थोड़ा-सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दोगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। देन उसके बाद आप कल्चर के बारे में बता देना, कल्चर क्या होता है? कल्चर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। मतलब इस टर्म को लेकर काफ़ी मल्टीपल हमको मीनिंग दिखता है, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। लेकिन कल्चर होता क्या है? कल्चर मतलब आपके बिलीव्स, आपके आइडियाज़, आपके वैल्यूज़, आपके स्टाइल, आपका सिंबल, ये सब क्या है, ये कल्चर है, ठीक है? तो आपने पढ़ा ही होगा कल्चर मतलब जो कि आपका बिलीफ है, आपका मतलब विश्वास क्या है, कौन से भगवान पे विश्वास करते हो, या फिर आपका वे ऑफ लाइफ क्या है, आपके सिंबल क्या है, आपके रिचुअल्स क्या है, आपका स्टाइल क्या है, वे ऑफ है ना, लाइवलीहुड कैसा है, वे ऑफ लाइफ कैसा है, तो वो आपका क्या होता है, कल्चर होता है, ठीक है? और एक, तो ये कल्चर होता है। तो बेसिक आप ऐसा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। देन उसके बाद आप कल्चर के अंदर बता सकते हो कि कल्चर के अंदर सिर्फ यही डिस्क्राइब नहीं किया जाता कि लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कैसे डिफरेंस है, नहीं। इसके अंदर बताया जाता है कि देखो लोग कैसे यूनिक है, जो मेरा ग्रुप है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इसमें बताया जाता है ये। ना कि ये बताया जाता है कि जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं और मैं हूँ, हम दोनों कैसे अलग है। ये कल्चर नहीं है। कल्चर ये है कि मैं क्या हूँ, जो ये बताता है, जो डिफाइन करता है ग्रुप को, ठीक है, वो कल्चर होता है। कल्चर जहाँ पे कलेक्टिव वे ऑफ लाइफ होता है, मतलब आपका कुछ बिलीफ होता है, आपका स्टाइल होता है, आपका वैल्यू होता है, सिंबल होता है। और ये सभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने नॉर्म्स को शेयर करते हैं। और कुछ प्रैक्टिसेस होती है ग्रुप के अंदर जो शेयर किया जाता है। जैसे आप, जो जंगलों में लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग, वो क्या करते हैं, वो अपना खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी उनका करने का बड़ा ही अलग तरीका होता है, ठीक है? वो एश वाला फार्मिंग जो होता है, जहाँ पे वो राख वगैरह करके जला के, तो अलग ही उनका फार्मिंग होता है, ठीक है? तो कुछ लोग अलग फल फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, मतलब सबका अलग डिसेंटिव है यार प्रैक्टिसेस। तो वो क्या है, उनका एक सिमिलर है, मतलब उस ग्रुप के अंदर सेम यही चीज प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन हमसे अलग है ना, तो उनका
कल्चर है जो कि उनको डिस्क्राइब करता है कि हाँ ये यूनिक है, ये ऐसे है, ठीक है, जो उनको यूनिक बनाता है। तो ये हमारा कल्चर होता है। तो आप इसके अंदर ऐसा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कल्चर के बारे में। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो अप्पा दुराई एनालाइज करती है कल्चर को 3 लेवल में कि कल्चर ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता है नेचर लाइफ के साथ, सिंबल और रिचुअल से और अल्टीमेट मीनिंग से, ठीक है। अगर हम कल्चर इंटरकनेक्टेडनेस देखें ग्लोबलाइजेशन, तो कल्चर प्रैक्टिस काफी बड़ा सेंट्रल बन गया है कॉन्टेम्प्रेरी आज के टाइम पे, समकालीन के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा पीक लेवल पे, तो उसकी वजह से सेंट्रल कौन बन गया है, कल्चर प्रैक्टिस। इंटरनेट और मोबाइल फोन होने के कारण से अब बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन रैपिड होता जा रहा है, वो भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। कल्चर प्रैक्टिस अब कहीं स्पेसिफिक लोकेलिटी तक क्या नहीं रही है, सीमित नहीं रही है, अब वो कहीं ना कहीं ग्लोबल थीम पर इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते हो कि जो थीम्स हमारी कल्चर मतलब कैसे कल्चर जो होता है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके लिए 3 थीम होती है, एक होमोजेनाइजेशन, एक पोलराइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। होमोजेनाइजेशन देखो, एक होमोजेनाइजेशन होता है, एक हेट्रोजेनाइजेशन होता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी पहले। तो होमोजेनाइजेशन हेट्रोजेनाइजेशन क्या होता है? हेट्रो मीन्स नेगेटिव आपको वर्ड लगेगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। हट 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 बोलते हैं ना लोग, तो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है कि यार ऐसे कैसे बोलते हैं। तो हट मतलब हेट्रो, तो हेट्रो के अंदर थोड़ा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होता है। मतलब तुम अपना और दूसरे के कल्चर को क्या करते हो, थोड़ा मिक्स कर लेते हो। लाइक आप अपना खादी कुर्ता भी पहन रहे हो और ब्लू जीन्स भी पहन रहे हो, तुम उसको क्या कर रहे हो, अमेरिका के कल्चर को भी ले रहे हो और अपने कल्चर को भी ले रहे हो, तो वो हो गया हेट्रोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन जो कि तुम सिर्फ दूसरे कल्चर को रेजिस्ट करते हो, ठीक है, दूसरे कल्चर को रेजिस्ट करते हो या फिर एक ही कल्चर को क्या करते हो, प्रोमिनेंट करते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। जैसे अमेरिका का कल्चर हो गया, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, जो कि लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका कल्चर है वो इरोड होता जा रहा है। तो होमोजेनाइजेशन मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर जो कल्चर है ना, वो पूरे वर्ल्ड पर क्या कर रहा है, फ्लोरिश हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसका डोमिनेशन बढ़ रहा है, और जो अदर कल्चर है वो क्या होते जा रहे हैं, इरोड होते जा रहे हैं। तो वो हमारा होगा होमोजेनाइजेशन, ठीक है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एक ह्यूमैनिटी के लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब जहां पे हम क्या करते हैं, जो वेस्टर्न नॉर्म्स है उनको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, कि हमको नहीं पसंद, हमको अपना कल्चर पसंद है, नहीं पसंद, तो ये पोलराइजेशन होता है। हाइड्रोजनाइजेशन में मिक्स करता है, होमोजेनाइजेशन में एक ही कल्चर प्रोमिनेंट होता है, वह वेस्टर्नाइजेशन आप एग्जांपल लिख सकते हो, होमो मीन्स मिक्स होना, ठीक है। तो देन उसके बाद आप हेट्रोजेनाइजेशन हो गया, ठीक है। पोलराइजेशन जहां पे आप लिख सकते हो क्या, कि हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन होता है कि देखो, जो हमको दूसरा कल्चर का एलिमेंट अच्छा लग रहा है उसको हम अपने कल्चर में मिलाते हैं और अपने अलग ही कल्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब 4 लिख सकते हो, बुक के अंदर 3 दिया हुआ, होमोजेनाइजेशन, हेट्रोजेनाइजेशन, पोलराइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये 4 लिख देना। उसके बाद यही है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आने के कारण कहीं न कहीं लोगों के लिए इंक्रीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ इंक्रीज़ हो गई है, क्लोज़ कल्चर कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, ट्रेडिशन लिमिटेशन कि अब ट्रैवल डिफिकल्टीज़ नहीं आने लगी है। और मैंने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो वो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा, और 1-2 पॉइंट जो कि आपको काम आएगा पेपर के अंदर, ठीक है? तो ये पॉइंट्स भी आप डाल सकते हो। तो देखते हैं कौन-कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो ये तो लिख ही आना अगर आपको याद रहे, और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। कल्चर डायमेंशन, ग्लोबलाइजेशन का कल्चर एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन आने के कारण से लोग क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे पार्ट के अंदर, मतलब डिफरेंट पार्ट में अब जो कल्चर है वो शेयर हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जो अमेरिका कल्चर है वो हमारे यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा योगा है वो दूसरे वहां पे जा रहा है, तो हमारा कल्चर भी क्या हो रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। तो कल्चर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। खाना, म्यूजिक, फैशन, ट्रेडिशन, ये सब कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो कहीं न कहीं फ्लोरिश हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो, जो जापान की फेमस डिश है सुशी, उसका आप पूरे वर्ल्ड में एन्जॉय कर सकते हो। हिप हॉप जो कि यूएसए का पॉपुलर म्यूज़िक है, वो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर भी चलता है। इंडिया ही नहीं, बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काफ़ी फेमस है। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे हमारा क्या, यूएस से बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करने लगा है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उसका बढ़ गया है। उसकी मूवीज़, फास्ट फूड, फैशन, आप सब देख सकते हो। मैकडॉनलाइज़ेशन को काफ़ी ज़्यादा लोग वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कल्चर आइडेंटिटी, तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, और कहीं न कहीं लोगों को अपने कल्चर प्रिज़र्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, वो दूसरे कल्चर को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपना कल्चर छोड़ के, मतलब अपना कल्चर है लेकिन दूसरे के कल्चर को मिला-मिला के कुछ यूनिक ही बना रहे हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से हमको कभी कभी प्रोटेस्ट भी दिखता है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जैसे टीवी है, मूवीज है, म्यूजिक है, इंटरनेट, ये काफी ज्यादा हेल्प करता है कल्चर को स्प्रेड करने में, वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया जहाँ पे आप लोगों को पता ही है क्या क्या होता रहता है, ठीक है। टूरिज्म एंड माइग्रेशन, लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल करने लगे हैं, लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट होने लगे, जिसकी वजह से लोग आते हैं तो अपने कल्चर को भी लेकर आते हैं दूसरे देशों के अंदर, ठीक है। वो एक्सप्लोर करते हैं क्या, अपने अलग अलग कल्चर, ठीक है। और टूरिस्ट जो कि नई जगह पर जाते हैं, जब वो कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ के कस्टम के बारे में जानते हैं, वहाँ के कल्चर को सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ से लेकर आ जाते हैं। और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो कि हेल्प करती है प्रिवेंट करने में, कल्चर ट्रेडिशन को प्रमोट करने में, कल्चर एक्सचेंज को, ठीक है। कहीं ना कहीं जो कल्चर साइट्स है उनको इम्पोर्टेंस देती है, और यूनेस्को की तुमने साइट भी देखी होगी, और प्रैक्टिस करती है, एनकरेज करे लोग अपने डिफरेंट कंट्रीज, मतलब एक दूसरे सीखे, और कहीं ना कहीं जो कल्चर है लोगों के वो भी प्रिजर्व रहे, ठीक है। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखे तो भाई बड़े बड़े बिजनेस आ रहे हैं, लोकल जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो नई नई प्रोडक्ट लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस हो रही है। जैसे आप देख सकते हो फास्ट फूड चेंज, और लोगों का जो हैबिटिंग का वो है अलग ही होता जा रहा है। एजुकेशन लैंग्वेज जो कि हमको ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट करता है एजुकेशन को, लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश इंग्लिश आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे बोली जा रही है। आप बिजनेस में कम्युनिकेशन करते वक्त इंटरनेशनली इंग्लिश का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी लैंग्वेज है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कंक्लूजन में बोल सकते हैं जो कल्चर डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन का अलग अलग कंट्रीज को इंटरेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे से, और ये प्रोसेस मतलब जहाँ पे हमारा एक नया कल्चर बनता है, स्प्रेड करता है एक डोमिनेंट कल्चर को, तो जैसे हमने अभी बात करा वेस्टर्नाइजेशन को, और कहीं ना कहीं ये एफर्ट डालता है कि देखो जो लोकल ट्रेडिशन है उनको भी प्रिजर्व किया जाए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये डायमेंशन हुआ कल्चर ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट वगैरह तो पूछ लेना, ओके। तो ये चैप्टर जो आपका 6 है इसके अंदर सिर्फ यही टॉपिक आप करके चले जाओ, बहुत ज्यादा काफी है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कर लेना, कल्चर क्या होता है ये पढ़ लेना, अन डायमेंशन देख लेना कल्चर का, किसके अंदर ग्लोबलाइजेशन कैसा है। देन आप यूनिट 7 के अंदर आओगे तो वहां पे आप देखोगे क्या, यूनिट 7 जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो ओपन करते हैं अपना पीपीटी। तो यूनिट 7 जहाँ पे आपको करना है क्या, अब ब्लॉक सेकंड आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो ब्लॉक सेकंड यूनिट 7 के अंदर आपका है तीन तीन नहीं 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। तो 4 कौन-कौन से टॉपिक है, पहले तो आपका 7.3 जहाँ पे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड एज द यूनाइटेड नेशन, मतलब हम कुछ कन्वर्सेशन क्या हो रहा है यार, कन्वर्सेशन की बात करेंगे, मतलब कुछ मीटिंग्स वगैरह जो किसकी हुई है, इंटरनेशनल लेवल पे हुई है, यूएन का क्या एफर्ट है, किसको, हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन कंजर्वेशन सॉरी कंजर्वेशन, ठीक है। क्या हो रहा है यार, मेरे को कभी कभी पता नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं भूले जाते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए यूनाइटेड ने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, या फिर जो भी कुछ है उसकी मीटिंग्स वगैरह का देखेंगे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद राइट टू इन्वायरमेंट सिक्योरिटी 7.6 इसको टिक करना है, एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड इंडिया का क्या रोल है पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट को लेकर, तो ये देखने वाले। तो 4 टॉपिक उसमें टिक कर सकते हो, इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन एंड यूनाइटेड नेशन, देन उसके बाद राइट टू इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एंड इंडिया एंड द पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत, ओके। तो इन्वायरमेंट, तो क्या था, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का रोल देखेंगे, कैसे उसने हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए क्या क्या करे। तो हमारी 1972 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, कब, 1972 के अंदर, कब होती है, 1972 के अंदर, कौन सी होती है, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे 144 कंट्रीज आती है और कलेक्टिवली एड्रेस करती है किसको, इन्वायरमेंट इश्यूज को, कि भाई देखो वर्ल्ड में बहुत सारे इन्वायरमेंट इश्यूज है, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहली बार मीटिंग होती है कहाँ पे, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस के अंदर 1972 के अंदर, जहाँ पे 114 कंट्रीज आती है, कलेक्टिवली वो एड्रेस करती है इन्वायरमेंट इश्यूज को। अब यहाँ पे प्रिंसिपल 21 लाया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ के इंपॉर्टेंस देता है स्टेट की सॉवरेन राइट को, कि उसके रिसोर्सेज के ऊपर क्या है, उसका खुद का राइट है, पूरा राइट है, कोई दूसरा देश उसके ऊपर डोमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है।
और ये जो कंट्रीज है ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे क्या रिसोर्सेज को, कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के में क्या रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, अपना विकास तो करेंगे लेकिन इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करेंगे, तो इसके अंदर बोला जाता है। अब जब हमारी ये स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके बाद यूएनईपी को क्या करा जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है। तो पहला हमने स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस पढ़ा 1972 के अंदर, साथ के साथ याद करते चलोगे तो काम रहेगा फिर, वरना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा उस टाइम पे। तो अभी से याद करो, स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस होती है कब, 1972 के अंदर, जहां पे कितनी कंट्रीज आती है, 114 कंट्रीज। कलेक्टिवली किसको एड्रेस करती है, इन्वायरमेंट इश्यूज को, ठीक है, इन्वायरमेंट इश्यूज के ऊपर बात करती है, ठीक है जी। किसकी थी ये कन्फ्रेंस, यूएन की, यूनाइटेड नेशन की। यहाँ पे बोला जाता है कि कंट्रीज के पास पूरा अपना सॉवरेन राइट है, किसके ऊपर, अपने रिसोर्सेज के ऊपर। कंट्री क्या करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी लेकिन अपने इन्वायरमेंट को भी बैलेंस करके रखेगी, ठीक है, विकास भी करेगी और इन्वायरमेंट को भी क्या करेगी, कंजर्व करेगी, इसके बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। अब जब ये कॉन्फ्रेंस होती है, इसके बाद हमारा एक रिजल्ट निकलता है क्या, यूएनईपी। हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, एक नया प्रोग्राम फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि देखो, अब जितनी भी यूएन की जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को लेकर मीटिंग होगी, उसको कौन करेगी ऑर्गेनाइज, यूएनईपी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको लगता है कि देखो, मतलब इसको लगता है कोई लॉ वगैरह बनाना है इन्वायरमेंट से लेके, तो यूएनईपी इसके अंदर काम कर सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर रोल प्ले करेगी, कोई मीटिंग वगैरह हेल्ड करना है उसके अंदर, देन उसके बाद कोई लॉ वगैरह बनाना है तो उसके अंदर, ठीक है। तो यूएनईपी का ये रोल था। आगे हम देखते हैं ब्रुटलैंड कमीशन 1983 के अंदर। ये कमीशन के अंदर हमारी यूएन जनरल असेंबली स्टैब्लिश करती है कमीशन, ठीक है। क्या होता है, यूएन की जो जनरल असेंबली है वो 1983 के अंदर एक कमीशन बनाती है जिसको बोलते हैं ब्रुटलैंड कमीशन। यहाँ पे प्रपोज किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजीज, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब तुम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी बता सकते हो, और इसी के अंदर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है कि क्या हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व करेंगे और कहीं ना कहीं जो मतलब अपना डेवलपमेंट है उसको भी करेंगे, ठीक है। और रियो दी जेनेरियो के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको डिफाइन किया जाता है। तो 1983 के अंदर किसकी बात की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इस कमीशन का फाइनल रिपोर्ट निकलता है आर कॉमन फीचर, जो कि प्रेजेंट किया जाता है 1987 के अंदर। तो याद करते रहो भाई, इन्वायरमेंट के अंदर भी आपने मीटिंग का नाम सुना होगा और याद भी करा होगा, तो वहीं से थोड़ा सा कनेक्ट करके चलोगे तो याद रहेगा। तो हमने पहले स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस पढ़ा, तो उसका मुझे एक बार बताओ क्या क्या आपने उसके अंदर याद रखा है। फिर उसके बाद ब्रुटलैंड कमीशन 1983 के अंदर, इसका रिपोर्ट क्या निकलता है, आर कॉमन फ्यूचर, इसमें बात की जाती है किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद रियो डी जेनेरियो मीटिंग होती है किसकी, यूएनसीईडी की, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, कि भाई यूएन की एक कॉन्फ्रेंस है किसको लेकर, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को लेकर, जो कहाँ पे होती है, रियो डी जेनेरियो के अंदर। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर है, ठीक है। ब्राजील तो पता होगा कहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, रियो दी जेनेरियो के अंदर एक मीटिंग होती है, कौन सी, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, कब होता है, 1992 के अंदर। यहाँ पे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको डिफाइन किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। अब मैं आपको बता देती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट की नीड्स है उनको भी फुलफिल करेंगे बिना कॉम्प्रोमाइज किए किसके, फ्यूचर नीड्स को। मतलब कि हम आज जो लोग भूखे हैं उनको भी खाना देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इतना खाना देंगे कि आने वाले लोगों के लिए खाना नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है कि हम आपकी प्रेजेंट जो नीड्स है उनको भी फुलफिल करेंगे और जो कल के लोग हैं उनका भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा, ये आप इसके अंदर याद रखना। आगे हम बात करते हैं रियो डिक्लेरेशन, जो कि 1992 के अंदर होता है। जो रियो डिक्लेरेशन था जहां पे 27 प्रिंसिपल होता है, ये एम करता है इसका एम था प्रोटेक्ट करना नेचुरल इन्वायरमेंट को और प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। जो रियो डिक्लेरेशन था इसके अंदर मतलब हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करेंगे भाई, प्रोटेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अब ये इंपॉर्टेंस देता है स्टेट की सॉवरेनिटी को, कि स्टेट क्या करेगी, अब भाई पूरा सॉवरेन है, अब उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट भी करेगी और क्या करेगी, अपने रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल भी करेगी। एजेंडा 21 जहाँ पे 40 चैप्टर्स है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है, और ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो रियो रियो डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है।
इम्प्लीमेंट करने में काम करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका, इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जो स्टेक होल्डर आते हैं, स्टेक होल्डर मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर है जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यूथ, वुमेन, एनजीओ, इंडिजीनियस कम्युनिटीज, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं जो रियो डी जेनेरियो के प्रिंसिपल है उनको इम्प्लीमेंट करने में। फिर उसके बाद 2002 के अंदर वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। अब ये वर्ल्ड समिट क्या था, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक और पीपीटी बनाया है, तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा भाई, ये तो ऐड ही नहीं करा हमने। कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम पे अभी मैंने जस्ट अभी सेंड किया है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं गिरा। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2000 के अंदर होता है ये। कहाँ पे हुई थी ये मीटिंग, वर्ल्ड समिट की मीटिंग कहाँ पे होती है, जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। कब हुई थी, 2002 के अंदर। ये डिस्कस करती है कि हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है किसके एक्शन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और जो अर्थ समिट की अचीवमेंट है, मतलब उसको बिल्ड करना है, किसकी अचीवमेंट को, अर्थ समिट की अचीवमेंट, मतलब उसको बिल्ड करना है उसकी अचीवमेंट को, ठीक है। की रोल है क्या, कि हमको पॉवर्टी को कम करना है, खत्म करना है, वाटर सैनिटेशन के ऊपर ध्यान करना है, इंप्रूव करना है लोगों के लिए क्लीन वाटर, और एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो प्रमोट करना है, इंक्रीज करना है एनर्जी एफिशिएंसी को, ठीक है, कि लोग अब ज्यादा कोल वगैरह का यूज ना करें, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज करें, इको फ्रेंडली एनर्जी का यूज करें, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, और एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को, कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं अपनी सॉइल को इरोड मत करो, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका वर्ल्ड समिट के अंदर होता है, ये तो आप पढ़ सकते हो, अभी सेंड करा है ये मैंने, ठीक है जी। तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे यहाँ से, देन उसके बाद हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट टू इन्वायरमेंट सिक्योरिटी। तो राइट टू इन्वायरमेंट सिक्योरिटी ये होता क्या है, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, अधिकार से पहले आपको ये पता होना चाहिए इन्वायरमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। तो इन्वायरमेंट सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम द, मतलब लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे किससे, नेचुरल और मैन मेड जो थ्रेट है इन्वायरमेंट के अंदर उनसे, ठीक है। कि अब जो हमारे इन्वायरमेंट को जो थ्रेट है वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, वो लोगों ने बनाया हो या नेचर के थ्रू हो, उनसे क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जो इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है वो सबको बचाएंगे हम, ठीक है। अब नहीं होगा, ये सेफ गार्ड करता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है किसके, हमारे इन्वायरमेंट को लेकर, उन सभी को क्या करा जाएगा, सेफ गार्ड किया जाएगा। पॉल्यूशन नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज अब उसको सेव करना है, सेफ गार्ड करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन अब डिग्रेड नहीं करना अपने इन्वायरमेंट को। थ्रेट ऑफ टू इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, कौन कौन से थ्रेट है इन्वायरमेंट सिक्योरिटी को, लैक ऑफ एक्सेस क्लीन वाटर, भाई क्लीन वाटर नहीं है, लोगों के पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा सीरियस इशू है, तुम देख सकते हो इस बार कितना गर्मी पड़ा है, क्यों, क्योंकि गर्मी इसलिए क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, गैस वगैरह का यूज हो रहा है, पेड़ हम काटते जा रहे हैं, तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, तो इसके अंदर मतलब हमको इन्वायरमेंट क्लीन क्लीन मिलने का पूरा अधिकार है। ऐसा नहीं कहीं पे लिखा कि तुमको सांस लेने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गंदी सांस लोगे, जहरीली सांस लोगे, नहीं। क्लीन वाटर और एयर, क्लीन सॉइल, फ्री डॉक्स, मतलब बिना किसी टॉक्सिन के आपको सॉइल मिल सकती है। ये सिंपल सी बात है यार, तुमको हेल्थी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, हेल्थी लाइफ के अंदर सब आता है। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देता है फंडामेंटल राइट के ऊपर, कि आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है, जहां पे आपको आपकी जिंदगी का अधिकार दिया हुआ है ना, तो उसके अंदर पानी पीने का, एयर का, सब का आता है। लीगल फ्रेमवर्क इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर ऐसा कहीं इंप्लीमेंट या मेंशन तो नहीं है फंडामेंटल राइट के अंदर कि आपके पास क्लीन इन्वायरमेंट का पूरा अधिकार है, लेकिन डीपीएसपी का पार्ट है ये, ठीक है। जुडिशरी ने बताया है कि देखो भाई, जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर ही आपके पास राइट टू लाइफ है, जो उसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको जीने का अधिकार है तो कुछ भी जानवरों वाली जिंदगी जीनी है, नहीं, उसके अंदर आपका हेल्थी और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट लाइफ आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर ये हमारी जुडिशरी ने डाल दिया इंटरप्रेटेट करके कि ये भी आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट होती है कब, 1976 के अंदर, जहां पे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और यहाँ पे बोला जाता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। और हमारा 51 हमारा क्या हुआ था, 51A के अंदर आर्टिकल, जहां पे ये सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा ये राइट टू क्या, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी हुआ। आगे हम बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 के अंदर, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स है। यहाँ पे क्या होता है कि
सॉरी 2015 के अंदर ही हमारी मीटिंग होती है, एग्रीमेंट होता है, जहाँ पे 195 कंट्रीज आती है, पेरिस में जाके मिलती है, बात करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एग्री करती है कि भाई देखो 3 चीजें तो है, क्या है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा कॉज कर रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है, और ये हमारे लिए, लोगों के लिए नहीं, पूरे प्लेनेट के लिए थ्रेट है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ लोगों को ही दिक्कत दे रहा है, पूरे जानवरों को, जो हमारे पानी के अंदर जो जीव जंतु है उनको, और जितने भी एनिमल्स है, बर्ड, सभी को ये दिक्कत दे रहा है, पूरे प्लैनेट के लिए बहुत बड़े थ्रेट है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो भाई, इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करने की जरूरत है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ एक्शन में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे बोलता है कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे, क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम क्यों है? भाई क्लाइमेट चेंज इसलिए प्रॉब्लम है, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्यूल्स को बंद कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को, जो कि बहुत रिलीज करते हैं क्या गैस, किसके अंदर, एयर के अंदर। और ये एयर क्या करती है, जो हीट होती है ना अर्थ की, उसको ट्रैप कर लेती है, मतलब कि जो सोलर रेडिएशन होती है, ठीक है, सन की रेडिएशन होती है, वो तो पृथ्वी पे आ जाती है, लेकिन जो अर्थ की रेडिएशन होती है वो ट्रैप हो जाती है, जिससे जो अर्थ की हीट है ना वो बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, देख रहे हो ना आप कितना गर्मी पड़ रहा है। तो क्यों? क्योंकि जो हमारी मतलब अर्थ की हीट है ना वो जा नहीं पा रही है, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है, तो उसकी वजह से अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। क्यों? क्योंकि कार्बन बढ़ चुका है, ठीक है, तो इसकी वजह से। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, एक्सट्रीम वेदर हो गया है, जो सी लेवल है वो कहीं ना कहीं राइज हो रहा है, और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें इससे फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये बात की जाती है इसके अंदर। अब भाई क्या डिसाइड किया जाता है पेरिस एग्रीमेंट? बोला जाता है कि देखो भाई, ग्लोबल वार्मिंग को अब लिमिट करना है, बहुत हो गया, क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो गया, बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है, अब क्या करना है, कम करना है। कंट्रीज टारगेट करेगी, कैसे? वो इन गैसेस को कम करना स्टार्ट करेगी, जो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा छोड़, मतलब कार्बन एमिशन ज्यादा कर रहे हैं ना, कि हम फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सब में जहरीली जहरीली गैस निकाल रहे, नहीं छोड़ रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, और गाड़ी, ट्रैक्टर, पता नहीं क्या क्या, वहां से हमारा ये धुआं जा रहा है, ये सारी कार्बन छूटा जा रहा है, तो उससे अब थोड़ा सा इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। और ये इन गोल्स को जो सेट करता है उसको बोलते हैं हमारा एनडीसी, मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और जो आइडियाज है, ये हर एक कंट्री का अपना खुद का पार्ट होता है कि वो क्या करेंगे, और सभी के सभी इस प्रॉब्लम को मिलकर हम अपना क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। और अगर कोई बड़ी मतलब कोई डेवलपिंग कंट्री है जो जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस सब चीजों को कम कर सके, लाइक का अब हम बहुत एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा डिपेंड है, कोल हमारे यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, और इतना हम अपना यहाँ पे बना भी नहीं पाए कि सोलर से एनर्जी ले ले, सोलर एनर्जी का यूज कर ले, विंड एनर्जी का ज्यादा यूज कर ले, तो उससे एनर्जी क्रिएट कर दे, तो इतना तो हम है नहीं अभी फाइनेंशियली, तो डेवलपिंग कंट्री इतना नहीं कर सकती, तो उसमें डेवलप कंट्री उनकी हेल्प करेगी, ठीक है, डेवलप कंट्री क्या करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी। ये काम कर से करता है कि कंट्रीज को ट्रैक में रखता है, कंट्री क्या कर रही है, रिपोर्ट तैयार करता है, हर एक चीज के ऊपर निगरानी रखता है कि भाई कोई कंट्री ज्यादा तो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट तो नहीं कर रही है, और रिव्यू करता है हर 5 साल बाद, और अपडेट करता ही रहता है, ठीक है। और इसके अंदर हर चीज, हर कोई अकाउंटेबल होता है। अब इंडिया का पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट से क्या है, तो इंडिया जो कि बोलता है कि देखो भाई 3 चीज तो हम करने में बिल्कुल तैयार है, अपने इन्वायरमेंट को हेल्प करने में, मतलब अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए 3 चीजें हम तैयार हैं। पहले तो लेस पॉल्यूशन, जो हमारी एयर से उनको कम करेंगे, ठीक है, मतलब उनको ज्यादा बढ़ाएंगे, जो पॉल्यूट नहीं करेगी हमारे इन्वायरमेंट को उनको हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो हार्म करती है हमारी एयर को, उन एक्टिविटीज को धीरे धीरे हम कम करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला है कि 2030 तक तो हम भाई कर ही लेंगे। देन उसके बाद हम अब क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे, लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट को कुछ हार्म नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा हम ट्री लगाएंगे, ठीक है, अब बहुत हो गया, पेड़ों को काट लिया, अब हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है, हमने बोला अब हम पेड़ लगाएंगे भाई। अब इंडिया कर क्या रहा है, तो इंडिया की बात करें तो वो काफी अच्छा कर रहा है, पॉल्यूशन भी उसने कम करना स्टार्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब हम ज्यादातर क्लीन एनर्जी का यूज कर रहे हैं। चैलेंज ये कि पौधे अब जितना हम लगा रहे हैं उतना पौधा लगाना काफी नहीं है, क्योंकि लोग तो पौधे काट ही रहे हैं, आप देख रहे हो, तो ये काफी बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। देन उसके बाद अब हमने कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम अब इंडिया के लिए क्या है, अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एनसीआर वाला इलाका है, आपको पता है दिल्ली वाला, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड है। आपको अक्टूबर दिसंबर वाले टाइम पे आपको सांस लेने के लिए ऐसी नहीं होते कि बाहर आप जाओगे ना, जहरीली सांस होती है, आप सांस नहीं ले सकते, आपकी आंखों में जलन होने लगेगी, तो ऐसा है बाहर का इन्वायरमेंट हो जाता है। तो इंडिया जहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया क्या, डर्टी एयर को लेकर बहुत से लोगों की जान चली जाती है, ठीक है, जिसको पहले से सांस लेने की दिक्कत है, वो ऐसी
हवा में जाके सांस ले, ऐसे इन्वायरमेंट में रहे। सिंपल सी बात है, पहले तो उसको बीमारी ना होगी तो बीमारी हो जाएगी, और जिसको है तो भाई उसके लिए तो हम क्या ही बोले, उसका तो राम ही भला है। पीपल नीड एनर्जी, लोगों को एनर्जी नहीं मिलती है, लोगों को काफी तरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काफी जगह है, काफी गाँव में आज भी काफी घर है जिनको एनर्जी नहीं है, जिनके पास, तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना है, लोगों की नीड्स को पूरा करना है, ठीक है। तो ये है। इंडिया कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है फेयरनेस रूल को, मतलब जो भी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने रूल वगैरह किया है उसको फॉलो कर रहे हैं कि देखो भाई हम कहीं ना कहीं अपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ये चैप्टर हुआ। आगे हम चलते हैं कौन सा चैप्टर पे, यूनिट 8 पे। तो आप यूनिट 8 चैप्टर निकाल लो। तो यूनिट 8 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं। यूनिट 8 जो कि आपका है कौन सा, नॉन चैलेंज टू क्वालिफिकेशन ऑफ वेपन एंड मास डिस्ट्रक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एक तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये वाला टॉपिक लगाना है, ये वाला 8.2, जिसके अंदर आपको ये तीनों बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन एंड न्यूक्लियर वेपन, ये तीनों करके जाने हैं, ठीक है। तो एक से भी क्वेश्चन आता है तो तीनों काम आ जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये आपको करके जाना है। देन उसके बाद हमारा ये सीटीबीटी और एनपीटी, ये दो आप ट्रिटी याद करके चले जाना बस। तो एक ये और दो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो जरूर करके जाना। और आप कुछ मत करो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन इतना करके चले जाओ। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, एनपीटी तो काफी बार पूछा गया है, एनपीटी से बार बार क्वेश्चन फिर क्या है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, जिसको हम WMDS भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है अनडिस्क्रिमिनेटेड जो डेथ करता है, मतलब अगर आप इन वेपन का यूज करते हो तो इसके अंदर बहुत सी लोगों की जान जाती है, वो भी मैसिव लेवल पे होता है, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा होता है जितना आप सोच नहीं सकते। अब इसके अंदर कितने टाइप के वो आते हैं, तो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल वेपन आता है, ठीक है। माना जाता है कि ये हमारे इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के सबसे बड़ा थ्रेट है। ये भाई पीस तो बना ही नहीं सकता, जहां पे तुम इतना ज्यादा डेथ क्रिएट कर रहे हो, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन लग रहा है, तुमको लग रहा है वहां पे शांति होगा, वहां पे स्टेबिलिटी होगा, नहीं ना। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट पर डेफिनेशन देखे तो UNRCPD ने क्या डिफाइन करा है, इन्होंने बोला है कि जो ये हमारा WMDS है, ये ऐसा वेपन होता है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है बहुत से मिलियन लोगों को मारने का, ठीक है। कि एक बार में मिलियन ऑफ लोगों को मार सकता है, इन्वायरमेंट को जेपरडाइज कर सकता है, खत्म कर सकता है, बिल्कुल इन्वायरमेंट को हार्म कर दिया। और कहीं ना कहीं ये बहुत बेकार होता है। तो FBI के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि देखो भाई जो ये WMDS है, इसके अंदर वो मटेरियल आते हैं और वो डिवाइस आते हैं जो बहुत ज्यादा डेथ क्रोज करते हैं, ठीक है। और ये हमारी जो बॉडी है उसको इंजरी पहुंचाते हैं, वो भी सीरियस वाली, ठीक है। किसके थ्रू, टॉक्सिक केमिकल के थ्रू, डिसीज ऑर्गेनिज्म के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। तो इससे हमको या तो हमारी कोई इंजरी हो जाएगी जो बहुत बेकार होगी, उससे हमारा डेथ ही होगा, या फिर आप उसी टाइम भी खत्म हो जाओगे। तो ये वाला हमारा WMDS की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये मटेरियल और डिवाइसेस। अब कितने टाइप का WMDS होता है, तो एक बायोलॉजिकल, एक केमिकल एंड न्यूक्लियर होता है। तब बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल जो कि हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के थ्रू होता है, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर नेचुरल टॉक्सिन्स आता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वाइरस। जैसे अभी नहीं हुआ था एक वायरस फैला था, कोरोना वायरस, ठीक है, आपको तो पता ही होगा यार, एक अभी फैला था, आप लगभग हम क्या की बात कर रहे हो, हमको पता ही नहीं है, कोरोना वायरस। तो वो हमारा बायोलॉजिकल वेपन के अंदर आता है, ठीक है। देखा था आपने कोरोना के टाइम पे कितने लोगों की जान चली गई थी, तो वो भी एक वायरस ही था, ठीक है। तो वो हमारा बायोलॉजिकल वेपन में है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो इसमें काफी ज्यादा डिसीज होती है, एंथ्रेक्स होता है, प्लेग होता है, स्मॉल पॉक्स होता है। तो ये बीमारी हमारी बायोलॉजिकल वेपन के थ्रू फैलती है, ठीक है। स्प्रे टैंक के थ्रू छिड़क दिया जाता है कि लो भाई जहरीली गैस लो, इससे हो जाता है काम, ठीक है। केमिकल वेपन की बात करें तो केमिकल वेपन जिसके अंदर ब्लड एजेंट और हजार्ड एजेंट, नर्व एजेंट, टीयर गैस, पता नहीं क्या क्या, वोमिटिंग एजेंट, ये सब कुछ आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप केमिकल के थ्रू जो आपकी केमिकल के थ्रू जो बीमारी फैलाते हैं, लोगों की जान लेते हैं, उसको केमिकल वेपन की कैटेगरी में देखें। वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड सेकेंड में काफी ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। और आज इनको जिनेवा प्रोटोकॉल और केमिकल वेपन कन्वेंशन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है कि भाई देख बहुत हो गया, अब तुम केमिकल वेपन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत हो गया, बहुत तुम क्यों लेते हो जान। न्यूक्लियर वेपन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट है, ये सबसे ज्यादा बहुत बड़ा थ्रेट करता है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो बॉम्बिंग हुई थी, वहां पे न्यूक्लियर वेपन ही डाला था, एकदम से तहस महस कर दिया था,
पूरी सिटी को तहस से महस कर दिया था। देख सकते हो आप कितने लोगों की, लैक ऑफ पीपल की जान चली जाती है। बहुत से लोगों को इतना इंस्टीट्यूट, आज ही वहाँ पे लोग होते हैं वो डिसेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन छोड़े गए थे उनकी वजह से। ठीक है? तो न्यूक्लियर वेपन जहाँ पे, जो कि आज के टाइम पे बात करें तो 14,500 एग्जिस्ट करता है और 2,000 ऑल ओवर टेक्स्ट कंडक्ट हो चुके हैं। तो कंसर्न ये है कि भाई देखो, कोल्ड वॉर हुआ तो राम रेस लगा के रखी यूएसए ने, यूएसएसआर ने, कि हम ज्यादा बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन। वो बोलता है कि मैं ज्यादा बनाऊंगा, यूएसए बोलता है मेरे पास ज्यादा है, यूएसएसआर बोलता है मेरे पास ज्यादा है। तो कंपटीशन के चक्कर में इतना बना लिया कि आज वो हमको दिक्कत दे रहा है। डिसआर्मेंट कहीं ना कहीं ये जो WMDA से काफी ज्यादा क्या करता है, डिसआर्मेंट के लेकर काफी बड़ा अगेंस्ट है। मतलब उस जो डिसआर्मेंट है, जो एक बेस्ट प्रोटेक्शन है, जो कि हमको बचाता है किससे, WMDA से, कि भाई बहुत हो गया, अब तुमने बहुत वेपन बना लिया, अब तुम इनका यूज नहीं करोगे, ना ही इनको यूज करोगे, तुम वेपन ही ले रखोगे। तो इसके अगेंस्ट है। ठीक है? तो ये हमको प्रोटेक्ट करता है इसके अगेंस्ट। ठीक है? तो ये आप देख सकते हो। देन इसके बाद आपको करना है क्या, एनपीटी। तो एनपीटी के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे वाली पीपीटी के ऊपर। तो ये पीपीटी का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। वैसे अगर मुझे कुछ लगेगा, कुछ ऐड करना है थर्ड पार्ट के अंदर, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसका फिर मैं एकदम से भेज दूंगी। ठीक है? अगर आपको लगता है ये टेलीग्राम पे अभी भेजना है तो मैं अभी सेंड कर दूंगी, एक बार ग्रुप में टेक्स्ट कर देना। सीटीबीटी से पहले से आप एनपीटी को समझ लो। एनपीटी नॉन क्वालिफिकेशन ट्रीटी। नॉन क्वालिफिकेशन ट्रीटी क्या है? इसका पूरा नाम है नॉन क्वालिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। 1968 के अंदर इसको अडॉप्ट किया जाता है और ये फोर्स में कब आती है, 1970 में। तो देख सकते हो 1970 मतलब इंदिरा गांधी वाला टाइम, तो उस टाइम पे हमारा एनपीटी क्या होता है, फोर्स में आता है। ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है जो न्यूक्लियर वेपन है, अब उनका स्प्रेड खत्म होगा भाई, उनको उनको ज्यादा स्प्रेड नहीं होने देना है। अब पीसफुल बना के रखना है पूरे वर्ल्ड को, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज पीसफुली करना है। ठीक है? की प्लेयर्स क्या है कि प्रिवेंट करता है हमको वही कि न्यूक्लियर वेपन को नहीं यूज करना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना, उनको वही स्प्रेड नहीं फैलाना। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट है वो एग्री करती है कि देखो भाई, वो अब कोई भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेगी। ठीक है? जो मतलब जिन्होंने एग्री करा है, जो इसके अंदर नॉन न्यूक्लियर वेपन वाली स्टेट है, मतलब जिन्होंने बोला है कि देखो हम वेपन वगैरह नहीं लेंगे, तो मतलब भाई वो नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। नो ना रहा लिखा हुआ तो नहीं है भाई, अब एक्वायर नहीं करना। जिनके पास है वो किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये इसके अंदर कमिटमेंट है कि भाई देखो, जिनके पास, जिन्होंने बोला है ना कि नहीं रखना, तो अब रखना ही नहीं है। ठीक है? अब रखना ही नहीं है, और जिनके पास है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इसका कमिटमेंट ही है। आगे देखिए डिसआर्मेंट, ये कहीं ना कहीं वर्क करता है डिसआर्मेंट करने के लिए, कि अब तुमने बहुत कर लिया, अब तुमको आर्म्स वगैरह नहीं रखने हैं। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तुमको न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना है तो पीसफुली करना है। ठीक है? उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा पार्टीज ऑफ द ट्रीटी की, किसने साइन करा है, तो 191 स्टेट है 2023 के अकॉर्डिंग जिन्होंने साइन कर रखा है इसको। और यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये हमारी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मतलब इनके पास वेपन रखने का पूरा अधिकार है। तो ये हमारी NWS स्टेट है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो कौन कौन सी? रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड यूके। नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट कौन कौन सी है, मतलब इनके अंदर तो फिर तुम सोच ही लो कि 191 स्टेट ने पूरा वो कर रखा है साइन। तो कोई सात आठ तो नहीं, कम से कम हाँ वही 8 कंट्री बची। अब 8 कंट्री में से तुम 8 कंट्री जिन्होंने साइन नहीं कर रखा है उनको निकाल दो, 5 कंट्री ये हो गई जो कि हमारी वेपन स्टेट है, और उनमें से सारी बची हुई वो हमारी नॉन न्यूक्लियर वेपन कैटेगरी में आएगी। ठीक है? इन्होंने बोला है कि देखो भाई, हम तो रिसीव ही नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को, हम नहीं करेंगे, हम तो यूज नहीं करेंगे। रिव्यू कॉन्फ्रेंस हर 5 साल बाद रिव्यू करती है, कि इंश्योर करती है कि अच्छे से इसको ट्रेडी को भाई रियलाइज तो किया जा रहा है ना, कि लोगों ने वादे कर दिए और खत्म कहानी। नॉन सिग्नेटरी स्टेट जिन्होंने साइन नहीं करा है, इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान, बोला है कि भाई देखो हम साइन नहीं करने वाले। इंडिया ने क्यों नहीं करा है? इंडिया ने इसलिए नहीं करा है कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, तुम बोल रहे हो कि हमको डिसआर्मेंट करना है, ठीक है करो डिसआर्मेंट, बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार है, पीसफुल देश के लिए बिल्कुल है भाई, हम तैयार। हमने अपने डीपीएसपी के अंदर डाला हुआ है, फिर क्या दिक्कत हुई, क्यों साइन नहीं करा? बोला कि तुम बोल रहे डिसआर्मेंट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन 5 स्टेट को क्यों दिया और अधिकार? ये कुछ ज्यादा ही अलग महान है इनको, मतलब इनके पास तुमने पावर दे दे कि इनके पास रहेगा, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं रहेगा? मतलब हम पागल है किसी के ऊपर मिसाइल वगैरह छोड़ देंगे? ये कुछ ज्यादा ही समझदार है। या फिर
अ, क्या दिक्कत है? मतलब ये तो डिस्क्रिमिनेटरी हुआ ना, कि तुमने कुछों को अधिकार दे दिया और कुछों को नहीं दिया, तो इंडिया बोलता है कि भाई ऐसा नहीं होगा। और सिंपल सी बात है, एक टाइम के लिए हम कर भी लेते, चलो तुम पीसफुल की बात करते हो, हम अच्छे बच्चों के कैटेगरी में आ ही जाते। लेकिन हमारे फ्रेंड्स बहुत, मतलब हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान, चाइना सबको पता है। तो हमको तो भाई वेपन रखना ही पड़ेगा, ठीक है? हमने बोला कि हम कभी मतलब आगे से आगे स्टार्टिंग में हम कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो रिटेलिएट तो करना ही पड़ेगा, है ना? किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, अब तुम चुपचाप बैठे रहे, तो क्या फायदा? बोलते देखो, अगर हम पे कोई आएगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन हम पहले कभी किसी को टांग नहीं अड़ाएंगे किसी के काम में। ठीक है, तो ये इंडिया का कहना था। डिसआर्मेंट प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस है न्यूक्लियर डिसआर्मेंट को लेकर, कि कहने कहने वाली बात है, लेकिन कहीं ना दिखता तो है नहीं, तो ये सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है। आगे बात करते हैं सीटीबीटी की। सीटीबीटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रेटी। ये कहीं ना कहीं हमारा न्यूक्लियर क्वालिफिकेशन वो बंद कर रहा था, कि तुम रखोगे ही नहीं, ये टेस्ट करने के लिए मना करते हैं कि तुम हमको टेस्ट नहीं करोगे, तुम कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन वगैरह अर्थ के अंदर कहीं भी नहीं करोगे, ना ही पानी में, ना पृथ्वी के अंदर, ना आसमान में, कहीं भी नहीं, कहीं एक्सप्लोर नहीं करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को। ठीक है, इसको 1966 के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, और कहीं ना कहीं इसको सिग्नेचर करके 1966 के अंदर ही कर दिया जाता है। अब तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, इसका यही कहना है कि नो मोर न्यूक्लियर टेस्ट, कोई भी कंट्री कहीं भी कंडक्ट नहीं कराएगी। ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन कोई भी कंट्री कंडक्ट नहीं कराएगी। मॉनिटराइज वर्जेशन, ये मॉनिटराइज करती है किसके थ्रू? इसने नेटवर्क स्टेशन बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पे सुनती है साइंस को, साइन को, ठीक है, साइंस को नहीं, साइन को। अगर कोई भी इनको साइन दिखता है न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन का, किस मेथड से? सिस्मिक वेव्स के थ्रू। ठीक है, अगर पृथ्वी के अंदर आया तो सिस्मिक वेव सुनाई देगी, और किसी ने ओशियन और एटमॉस्फेयर के अंदर दिया है तो साउंड वेव सुनाई देगा। तो उसकी वजह से इनको पता चल जाता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन हुआ है। तो ये एक मॉनिटराइज सिस्टम है इंटरनेशनली, जो देखता है कि किसी ने कोई भाई एक्सप्लोर या टेस्ट वगैरह तो नहीं किया है। आगे ऑन साइट इंस्पेक्शन। तो ये अगर इनको लगता है कि कहीं वही है न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह, तो ये इंस्पेक्टर वहीं पे पहुंच जाते हैं और चेक करने लगते हैं उस साइट को। आगे बात करते हैं, तो 185 कंट्रीज ने साइन करा है, 170 कंट्रीज जिन्होंने रेटिफाई करा है कि देखो भाई हम तो करेंगे नहीं, हम तो बड़े भोले बच्चे हैं, हम तो टेस्ट ही नहीं करेंगे, हम तो बड़े प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने कंट्रीज ने बोला है। 44 स्पेसिफिक ऐसी कंट्री है जिन्होंने रेटिफाई करा है, क्या बोला था ये, 44 स्पेसिफिक कंट्री विद द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू रेटिफाई। अच्छा, 44 ऐसी स्पेसिफिक कंट्रीज है जिनको अभी जरूरत है रेटिफाई करने की। 8 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने रेटिफाई ही नहीं करा है। कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना, इंडिया। यूएसए ने रेटिफाई नहीं करा, उसने बोला भाई हम तो एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम तो टेस्ट करेंगे। चाइना ने बोला है हम तो करेंगे। अब चाइना करेगा तो भाई हमारे ऊपर तो भाई फिर तो हमको खतरा है। अब हम तो अपनी जान की बलि नहीं दे सकते कि भाई देखो हमको मार दो, खत्म बात। ठीक है, और हमको ही नहीं पूरे देश की बात चल रही है, तो हमने बोला कि नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। चैलेंज, चैलेंज ये है कि फुली एक्टिव नहीं है, बोलने वाले बोलते रहेंगे लेकिन फुली फोर्स नहीं किया जाता। ठीक है, देन उसके बाद इंश्योरिंग, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है ये, काफी बड़ा टास्क है। कैसे तुम देख सकते हो कि हर एक कंट्री फॉलो कर रही है रूल, ये श्योर करना काफी बड़ा है। इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट न्यूक्लियर वेपन को प्रमोट करता है कि देखो भाई आप बहुत हो गया, ये प्रिवेंट करता है न्यूक्लियर वेपन से कि आप नहीं होगा। देन उसके बाद डिसआर्मेंट को प्रमोट करता है कि बहुत आर्म्स वगैरह रख लिए भाई, अब शांत हो जाओ। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बाद, कि एनवायरमेंट अब तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, टेस्ट करते हो, एनवायरमेंट तो हार्म होगा ही ना, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। सपोर्ट करता है नॉन क्वालिफिकेशन को, कि भाई नॉन क्वालिफिकेशन जहाँ पे तुम आर्म वगैरह का यूज नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप तुमको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बता देने का है। और आगे के यूनिट 9 से लेके 13 तक हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट आपको कल ही मिल जाएगा। परसों पल्ले दिन ही तो आपका पेपर है, 13 को है, तो 11 को मिल जाएगा। 12 को पूरा आपका रिवीजन करने का टाइम होगा। पीवाईक्यू उठा के खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो तब पूरा काम खत्म है। ठीक है, ये टॉपिक कर जाओ, नहीं आ पा रहा है तुम्हारी, बस इतना ही काफी है। ठीक है, एक एक दो दो बार पढ़ते रहना, क्योंकि डेट्स इतनी है, इतनी सारी चीजें हैं, कब कहाँ मीटिंग हुई है, क्या बोला गया है, क्या उन्होंने कमिटमेंट ली है, क्या उनका अपना रिपोर्ट है, ये सारी चीजें बार बार पढ़ने से ही होगा। एक बार तुम कोई एआई टूल तो हो नहीं जो तुमको सब कुछ तुम्हारे दिमाग में एक बार डालने से ही सारी चीजें तुमको याद रहेगी, तो बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।